दोस्तों, आज हम एक के ड्रामा का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गार्डियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड। कोई इसको गॉब्लिन द लोनली एंड ग्रेट गॉड बोल के भी बुलाता है। इसको हम नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके टोटल 16 एपिसोड्स है। हर एक एपिसोड का लेंथ करीब 1 घंटा 10 मिनट है। अगर इसके बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में हम चर्चा करने जाएँ तो ये स्टोरी किम सिन, एक इमॉर्टल गॉब्लिन के बारे में है जो अपनी एक इंसानी दुल्हन ढूंढ रहा है, जो उसके अंदर से एक इनविजिबल शॉट दिया गया है, घुसाया गया है। वो ब्राइट उसके अंदर से उस शॉट को निकालेगी और उसका जो इमोर्टलिटी है उसको एंड करेगी। कैसे ये जो गॉब्लिन किम सिन है और उसकी जो ह्यूमन ब्राइड है जी यून तक, वो दो लोग एक साथ मिलते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, लास्ट तक क्या होता है, थ्रू आउट द ड्रामा हमें ये जानने के लिए मिलता है। ड्रामा में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो ड्रामा के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो एट फर्स्ट ड्रामा का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और थ्रू आउट द ड्रामा हमें बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है। जितने भी सारे कैरेक्टर हैं उन लोगों का जो कैरेक्टर आर्क है उससे हमको प्यार हो जाता है। और हर एक जो कैरेक्टर, जिनको भी टोटल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 मेन कैरेक्टर है, 4 मेन कैरेक्टर का जो कैरेक्टर आर्क है जिस तरीके से एक सर्कल में कंप्लीट होता है वो हमें देखने के लिए बहुत पसंद आता है। इस ड्रामा का जो सिनेमाटोग्राफी है और जो डायरेक्शन है भी वो भी बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकली सारे इवेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस तरीके से ड्रामा एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में आगे बढ़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। ड्रामा के जितने भी सारे मेन इवेंट हैं वो एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट प्लेस में होते हैं और प्रेजेंट स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं। ड्रामा में जितने भी सारे डायलॉग हमें सुनने के लिए मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हमें एक इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है। और बीच बीच में वो डायलॉग सुन के हमारा जो मूड है वो भी बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी हमारे मेन कैरेक्टर एक दूसरे के बारे में कुछ फील करते हैं तो वो जो डायलॉग थ्रो करते हैं वो एक पोएटिक नेचर में वो लोग थ्रो करते हैं, जो इमोशनल सीन को और भी ज़्यादा एलिवेट करने में मदद करता है। और वो जो पोएटिक नेचर में जो डायलॉग थ्रो किया गया है वो सुनने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इस ड्रामा का जो ह्यूमर है वो भी बहुत अच्छा है। बीच बीच में इस तरीके से ह्यूमर को लाया गया है कि हम सच में अंदर से हंस पाते हैं। अभी हम कैरेक्टर और एक्टर के बारे में बात करेंगे। इस ड्रामा में हमें बेसिकली 5 मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। पहला है गॉब्लिन और किम सिन। ये एक लोनली गॉड है जो 900 सालों से ज़िंदा है। अभी उसका जो ह्यूमन ब्राइड है उस ह्यूमन ब्राइड उस दुनिया में जन्म लेगी और उसके अंदर जो इनविजिबल स्वॉर्ड है जो घुसाया गया है उसको निकाल के वो गॉब्लिन का जो इमोर्टलिटी है उसको एंड करेगी। दूसरा कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट मेन कैरेक्टर है वो है ग्रिम रीपर। ग्रिम रीपर वो लोग होते हैं जो लोग अपने पास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, तो वो लोग अभी इस जीवन में ग्रिम रीपर हैं। ग्रिम रीपर का काम है कि जो लोग मरे हुए हैं उन लोगों का मेमोरी इरेज करना और उन लोगों को हेवन या फिर हेल तक पहुंचाना। तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो जी योन तक है, जो गॉब्लिन का ब्राइड है और जो ह्यूमन है। इसका जी यून तक का जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरी से फुल है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। बाकी उसके साथ जब गॉब्लिन का इंट्रोडक्शन होता है किस तरीके से वो अपने ज़िंदगी को चेंज कर पाती है, थ्रू आउट द ड्रामा हमें देखने के लिए मिलता है। चौथा मेन कैरेक्टर है सनी। सनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कूल लविंग पर्सन है और हमको देख के वो कैरेक्टर देख के हमेशा एक हंसी रहता है चेहरे पे। और मेरा जो सबसे मेन फेवरेट कैरेक्टर था वो था ड्यूक हुआ। जिस तरीके से ड्यूक हुआ के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है, ज़्यादातर ह्यूमर हमें ड्यूक हुआ के कैरेक्टर से ही देखने के लिए मिलता है। ड्यूक हुआ के कैरेक्टर को जिन्होंने प्ले किया है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और थ्रू आउट द सीरीज़ ड्यूक हुआ हमें हंसाने में सक्सेसफुल होता है। ड्रामा का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ये हम नेगेटिव पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अगर ड्रामा के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने जाए तो ड्रामा बहुत ही स्लो है। मैंने इस ड्रामा को जब देखना चालू किया
तो इसका जो पहला एपिसोड था, मैंने पहला एपिसोड देखने के बाद मेरे को लगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया कुछ होगा। तो मैं सडनली पहला एपिसोड देखने के बाद इस ड्रामा के साथ पूरा हुक हो गया कि मेरे को किसी भी तरीके से इस ड्रामा को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एपिसोड जब मैं देखने गया तो ड्रामा इतना ज़्यादा रिपीटेटिव है, मतलब फ्लैशबैक सीन्स को इतनी बार दिखाया गया है, हमें लिटरली नींद आ जाता है। मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई एक एक सीन को हम कितनी बार देखेंगे। ये जो टोटल जो 16 एपिसोड्स का 1 घंटा 10 मिनट का हर एक एपिसोड है, इसको काट कूट के ईजिली 10 एपिसोड में लाया जा सकता था। मतलब ड्रामा का जो 30% पोर्शन है वो तो सारे फ्लैशबैक सीन्स और रिपीटेटिव सीन से भर दिया गया है। मतलब पहले एपिसोड के बाद ड्रामा इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि हमें देखने के लिए मन नहीं होता है। हमें जो एक सीरियल वाला फीलिंग होता है ना, वो आता है कि एक ही इंसिडेंट को वो लोग कितनी बार रिपीट करके दिखाएंगे, बार 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 बार। मतलब करीब एक एक सीन को 10 बार 12 बार, किसी एक सीन को तो शायद 15 बार रिपीट करके दिखा दिया गया है। मतलब 16 एपिसोड का कुछ मटेरियल था ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एपिसोड का मटेरियल था। अगर इस ड्रामा को वो लोग मतलब पूरा 6 एपिसोड काट के 10 एपिसोड में करते तो बहुत ही बढ़िया रहता। तो पेसिंग का मैंने बात किया, तो पेसिंग के बाद से एडिटिंग का इशू आएगा कि इसका जो ड्रामा का जो एडिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। एडिटिंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। और ड्रामा में एक्सेसिव बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया है। मतलब जब कभी भी कैरेक्टर बात करते हैं, जब कभी भी वो इमोशनल होते हैं, या फिर जब कभी कोई ह्यूमर आता है, वो लोग हमेशा पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजते हुए रहता है। तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक बैकग्राउंड म्यूज़िक हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हमें रिपीटेटिव लगता है कि इमोशनल सीन आया नहीं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक पीछे चला दो, इमोशनल सीन आया नहीं कि पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चला दो। और मैंने तो बार बार मैं नेगेटिव पॉइंट में मैंने बोला ही है कि ड्रामा इतना स्लो है, बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। मैंने अभी तक जितने भी सारे के ड्रामा देखे हैं, इस ड्रामा का जो प्लॉट है, जो स्टोरी लाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी सारे के ड्रामा देखे हैं, ये सबसे स्लो ड्रामा है और ये मेरे को सबसे ज़्यादा कम पसंद आया। इसको IMDb में रेटिंग मिला है 8.7। मेरे को समझ नहीं आया कि IMDb में इसको 8.6 रेटिंग कैसे मिल गया। मतलब ये तो एक काइंड ऑफ सीरियल ही हुआ, क्योंकि स्टोरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड देखेंगे, बीच में 9th और 10th एपिसोड देखेंगे और लास्ट में 16th वाला एपिसोड देखेंगे तो आपको ड्रामा पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी बीच में जितने भी सारे एपिसोड दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव है। अगर आप उसको ना भी देखेंगे तो भी चलेगा। और जो गॉबलिन और जी यून तक के बीच में जिस तरीके से रिलेशनशिप को डेवलप किया गया है, वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट हमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव दिखाया गया है। मतलब वो एक ही इंसिडेंट को बार बार करे। जब रिलेशनशिप थ्रू आउट द टाइम डेवलप होता है तो हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में जो दिखाया गया था, सीरीज़ के लास्ट एपिसोड तक वही सेम डेवलपमेंट चलता है। और पहले हमें जी यून तक को 19 ईयर्स का एक बच्ची दिखाई गई थी, लेकिन वो जब 10 ईयर्स बड़ी हो जाती है तो 10 ईयर्स बड़ी हो जाने के बाद उसके कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आना चाहिए, लेकिन उसका एज जब 29 ईयर्स होता है तब भी हमें वो सेम तरीके से बिहेव करते हुए लगती है। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट द सीरीज़ पहले एपिसोड में हमें जो कैरेक्टर दिखाया जाता है उसको हम जिस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं, थ्रू आउट द सीरीज़ ईच एंड एवरी कैरेक्टर सेम वे में बिहेव करता है। मतलब किसी भी कैरेक्टर का रत्ती भर डेवलपमेंट नहीं है। मतलब कोई बिल्कुल भी किसी भी टाइम पे चेंज नहीं होता है। इस सीरीज़ में हमें बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जितने भी सारे प्लॉट ट्विस्ट हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट है। मतलब जब हम सीरीज़ का 1-2 एपिसोड देख लेंगे तो उसमें से ही हम पता लगा लेंगे कि सीरीज़ में कौन कौन सा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। तो जितने भी सारे प्लॉट ट्विस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रेडिक्टेबल होने से भी वो हमें देखने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन ड्रामा इतना स्लो है कि बीच बीच में आपको लगेगा कि आप जब इसका 5th और 6th एपिसोड ख़त्म कर लेंगे तो ड्रामा छोड़ देने का मन करेगा। तो उसके बाद आप अपना एनर्जी गैदर करेंगे कि थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर आप इसको दुगना स्पीड से भी देखेंगे तो ड्रामा के इमोशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं अपना फाइनल ओपिनियन देना चाहूँगा तो इस ड्रामा का जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर आर्क दिखाए गए हैं, कास्ट का जो परफॉर्मेंस है, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो बहुत ही बढ़िया है।
लेकिन ड्रामा बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर कोई के ड्रामा का बहुत बड़ा फ़ैन है, मतलब जब कभी भी कोई के ड्रामा आता है वो लोग वॉच करते हैं, तो वही लोग इस के ड्रामा को ट्राई करें। लेकिन बाकी जितने भी लोगों को वेब सीरीज़ देखना पसंद है, कि वो लोग सोच रहे हैं कि विंसेंजो, ऑल ऑफ अस आर डेड, इस तरीके का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप गलत एक्सपेक्टेशन लेके इस ड्रामा को देखेंगे। अगर आपको एक माने लेंदी, स्वीट, रिपीटेटिव, क्यूट एलिमेंट वाला लव स्टोरी देखना है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इसके स्लो पेसिंग की वजह से किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि करीब करीब ये ड्रामा मतलब 20 घंटे का है। तो 20 घंटे का जो टाइम है वो इसका स्टोरी डिज़र्व नहीं करता है। तो जिन लोगों के पास बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है और जो लोग बहुत बड़े के ड्रामा के फ़ैन हैं, वही लोग इसको देखें। बाकी लोग अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली इसको स्किप एंड इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो किसिंग सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन वो हमें इतना ज़्यादा वल्गर नहीं लगता है। तो आप इस ड्रामा को अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।